नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नरेगा में रिफॉर्म्स से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से संबंधित, इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्सेशन से संबंधित, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, हिंदू बिजनेस लाइन का। और सबसे लास्ट में हिंदू का ही आर्टिकल है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेशन से संबंधित। आगे चलें उससे पहले आज का कोट देख लीजिए। आइंस्टाइन का कोट है, एवरीबडी इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम ए ट्री इट विल लाइव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। मतलब क्या है? देखो, आपको याद होगा शुरू में ना आइंस्टाइन को टीचर्स के द्वारा ना बिल्कुल इडियट माना गया था। वो अपने बेसिक जो स्टडी के एस्पेक्ट्स हैं ना उनको नहीं समझ पा रहे थे, बेसिक मैथ नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आगे चल के आइंस्टाइन कितने महान मैथमेटिशियन साबित हुए आपको पता है। तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि आप सबको ना एक पैरामीटर पे जज नहीं कर सकते। जैसे देखो, सभी एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स की ना अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग स्किल में वो माहिर होते हैं। लेकिन मान लीजिए सभी एनिमल्स को इकट्ठा किया जाए और उनको एक टेस्ट दिया जाए कि कौन जल्दी से पेड़ पर चढ़ सकता है, तो फिशेस जो हैं, मछलियां हैं, कितनी भी कोशिश कर लें वो पेड़ पर कभी नहीं चढ़ पाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई अपने आप में जीनियस है। यही चीज देखो ह्यूमन बीइंग्स पे भी लागू होती है। कोई पर्सन किसी स्किल में ज्यादा कैपेबल होता है, कोई किसी दूसरी स्किल में, लेकिन सभी ह्यूमन बीइंग्स को आप एक ही पैरामीटर पे परखोगे और कुछ ह्यूमन बीइंग्स को फेलियर बताओगे तो ये चीज देखो सही नहीं है। ये है कोट का मतलब। अब हम चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नरेगा में रिफॉर्म्स से संबंधित है और आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। देखो, 2005 में एक एक्ट आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट को लाने का मकसद ये था रूरल एरियाज में खास करके जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको रोजगार देना, रूरल एरियाज में डिमांड को इंक्रीज करना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, रूरल एरियाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती या फिर थोड़ी बहुत किसी काम की स्किल होती है जिसके बेस पे उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए ना सरकार ने इस एक्ट में प्रोविजन किया कि रूरल हाउस होल्ड्स में से कम एक अडल्ट अगर सरकार से बोलेगा ना कि मुझे काम चाहिए, तो सरकार 365 दिनों में से कम 100 दिनों के लिए उस अडल्ट को, हर एक हाउस होल्ड से एक अडल्ट, सरकार पूरे साल में से कम 100 दिनों के लिए उसे काम मुहैया करवाएगी। और काम कैसा? जैसे देखो, तालाब खुदवा दिया, प्लांटेशन करवा दी, ऐसा काम जिसमें किसी प्रकार की स्किल की आवश्यकता नहीं है। और सरकार ने यह भी बोला काम हम आपको जो देंगे ना वो 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत देंगे, 5 किलोमीटर से दूर आपको काम नहीं देंगे। और आपने काम मांगा, मान लीजिए 15 दिनों तक हम काम आपको नहीं दे सके, तो सरकार कहती है फिर हम आपको वेजेस देंगे। और जितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा ना इस मनरेगा स्कीम में, कम से कम उसमें से 1/3 वुमन होनी चाहिए। तो ये है मनरेगा स्कीम 2005 में आई थी। अब देखो, समय समय पर ना सरकार इस स्कीम में रिफॉर्म लाती रहती है ताकि करप्शन को रोका जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको काम मिले। बट राइटर का यह कहना है कई बार ऐसा होता है कि सरकार इतना तेजी से रिफॉर्म लेके आती है इस स्कीम में, जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुराने रिफॉर्म से अभी अडेप्ट भी नहीं कर पाया था कि नया रिफॉर्म आ गया। इस वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं उन लोगों को जो काम कर रहे हैं मनरेगा स्कीम के अंतर्गत। अब 5 सजेशंस राइटर देते हैं। वैसे देखो, अभी सरकार किस बेस पर रिफॉर्म लाने जा रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह कहा गया जो गरीब स्टेट्स है ना वो बल्कि कम नरेगा फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कायदे से तो होना ऐसा चाहिए जैसे गरीब स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, ये नरेगा फंड्स का ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि वहां पर गरीबी ज्यादा है, वहां पे काम मांगने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसमें है उल्टा। जो वेल ऑफ स्टेट्स है ना, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, वो नरेगा फंड्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पढ़ के हैरान हो गई कि ऐसा कैसे। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि गरीब लोग ज्यादा फंड्स का इस्तेमाल करें, नरेगा फंड्स का।
तो इसी बेस पे सरकार ने ना एक कमेटी गठित की है कि आप जांच कीजिए ये कैसे हो रहा है और जो पुअर स्टेट्स हैं वो नरेगा फंड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। अब राइटर अपने हिसाब से ना 5 सजेशंस देते हैं नरेगा स्कीम में रिफॉर्म लाने के लिए। वो कहते हैं कि देखो बेसिक डिजाइन में ही गड़बड़ियां हैं इस स्कीम के, मतलब बेसिक जिस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए उसी में कमियां हैं। सबसे पहली चीज, वेज पेमेंट में बहुत डिले होता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था कि भैया बिना वेजेस आप वर्कर से काम करवाओगे ना, ये एक प्रकार से फोर्स्ड लेबर है, बंधुआ मजदूरी है। बावजूद इसके रूरल मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई डिसाइसिव स्टेप नहीं लिया है, इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं लिया है। मनरेगा वर्कर्स को जो वेजेस दिए जाते हैं उस सिस्टम में, उस प्रोसेस में डिले कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई मनरेगा वर्कर है महेश, उसने काम कर दिया, तालाब की खुदाई में उसने 1 दिन का काम कर दिया, तो अब ना उसे अपने वेजेस लेने के लिए ना कम से कम 7 या 7 से अधिक लोगों के साइन करवाने हैं। जैसे एक वो पर्सन जो पूरे काम को सुपरवाइज कर रहा है, सरपंच, वार्ड मेंबर, मतलब इस प्रकार से 7 या फिर 7 से ज्यादा लोग होते हैं जो साइन करेंगे तभी महेश को वेजेस मिलेंगे। और एक बार पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, मान लीजिए जिन लोगों ने साइन करना था सबने साइन कर दिया, उसके बाद भी वेजेस तुरंत खाते में नहीं आ जाते, तुरंत बैंक अकाउंट में नहीं आ जाते, उसमें भी टाइम लगता है। तो सबसे पहली चीज तो ये बेसिक चीजें हैं ना, इनमें सुधार होना चाहिए। ये पहला सजेशन है कि वेज सिस्टम में सुधार होना चाहिए। अब दूसरा सजेशन, आप ना इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी जो है ना स्ट्रॉन्ग बना दो। मतलब मनरेगा को इंप्लीमेंट करने के लिए जो स्टेट्स की कैपेसिटी है ना उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे देखो अभी सरकार का फोकस किस चीज पे होता है, इंक्लूजन एरर फाइंड आउट करने पे। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो मनरेगा के तहत काम कर रहा है, वो डिजर्व नहीं करता फिर भी काम कर रहा है, सरकार इस चीज पे फोकस करती है। लेकिन भैया सरकार का फोकस ना एक्सक्लूजन एरर पे होना चाहिए। क्या कोई डिजर्विंग पर्सन है जो मनरेगा के तहत काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, सरकार का फोकस इंक्लूजन एरर के बजाय एक्सक्लूजन एरर पे होना चाहिए कि कोई ऐसा डिजर्विंग पर्सन छूट ना जाए जो काम करना चाहता है उसे काम नहीं मिला। समझ गए। अब देखो डेटा ये कहता है कि जो मनरेगा के तहत काम करते हैं ना वो गरीब से गरीब काम करते हैं, खास करके एससी और एसटी क्लास के लोग, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब इंप्रूवमेंट का स्कोप यहां पे है। ऐसे आप ब्लॉक्स, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पे एससी और एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन रिलेटिवली मनरेगा के काम में एससी और एसटी की संख्या कम है। ऐसी पंचायत, ऐसे ब्लॉक और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की आप पहचान कीजिए जिससे सरकार को भी पता लगे और सरकार फिर उचित स्टेप्स ले सके, उचित एक्शन ले सके वहां पे मोस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस को एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए। नेक्स्ट सजेशन राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, देखो आज भी कुछ पंचायत ऐसी हैं जहां पे जो वेजेस दिए जाते हैं मनरेगा वर्कर्स को वो नोटिफाइड वेज रेट से कम होते हैं। तो ऐसे पंचायत की भी पहचान की जा सके जहां पे सिस्टम को इंप्रूव किया जा सके और मनरेगा वर्कर्स को उचित नोटिफाइड वेज रेट के हिसाब से वेजेस दिलवाए जा सके। अब नेक्स्ट सजेशन की बारी आती है। तीसरा सजेशन देखो ये है, सरकार ना इस स्कीम को रन करे डिमांड के आधार पर। क्या मतलब है? मतलब देखो ये है, आप ना एक अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट इस स्कीम की इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं एलोकेट कर सकते कि आपके मन में आया कि इस साल हम 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे मनरेगा के लिए, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन भैया एक्ट में प्रोविजन तो ये है ना कि जितने भी वर्कर्स आएंगे उनको आपको रोजगार देना है। तो शुरू से आप डिसाइड करके नहीं चल सकते कि इस साल मैं 10,000 करोड़ खर्च करूंगा या फिर 20,000 करोड़ खर्च करूंगा। वो तो डिमांड के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा ना, डिमांड कितना आया है, यही दिक्कत है। अब ना स्टेट गवर्नमेंट्स का ना 18,191 करोड़ का लायबिलिटी है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब सेंटर को ये अमाउंट 24 स्टेट्स को देना है क्योंकि उन्होंने मनरेगा स्कीम को इंप्लीमेंट किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी डिले करता है पेमेंट देने में, तो स्टेट गवर्नमेंट ये सोचता है कि यार सेंटर से तो पैसा आ नहीं रहा है, फिर वो बिना बेरुखी दिखाते हैं इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में। उनको ये लगता है कि सेंटर से पैसा बहुत लेट आएगा, हमें अभी लगाना पड़ रहा है, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, हम कहीं और पैसा खर्च करेंगे, मनरेगा के लिए नहीं खर्च करेंगे। तो इसलिए बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लोकल लेवल पे वर्क साइट्स ओपन नहीं की जाती काम मांगने के बावजूद। सोच के देखिए ऐसी सिचुएशन कि मनरेगा के वर्कर्स काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन
एक्ट में जो प्रोविजन है कि 15 दिनों तक काम नहीं मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा, वेजेस मिलेंगे, उसको भी नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन देखने को मिली बिहार के कटिहार में। तो जो स्कीम है ना, डिमांड बेस्ड होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ अमाउंट स्कीम के लिए खर्च किया जाए, शुरुआत में ही डिसाइड कर ले सरकार, नहीं। जितनी डिमांड आए उतना उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा रिलीज करे। और बहुत बार तो देखो ऐसा देखने को मिलता है, मान लीजिए इस साल सरकार ने मनरेगा के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए, उसमें से ना जो सरकार फिर क्या करती है 5,000 करोड़ या फिर 6-7 करोड़ तो पिछले साल का बकाया ही पे करना पड़ता है। पिछले साल आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की तो पिछले साल का जो ड्यू था 6-7 करोड़ पहले वो जाएगा, और फिर इस साल की इंप्लीमेंटेशन के लिए बचा सिर्फ 13,000 करोड़। ऐसा भी होता है। अब नेक्स्ट सजेशन डिस्कस करते हैं। रिफॉर्म्स जो भी आप लेके आओ ना, वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। लोकल लेवल पे जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्कर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पंचायत्स हैं, उनको भी आप रिफॉर्म प्रोसेस में शामिल करो। देखो जैसे जो भी रिफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाहती है ना, वो पार्लियामेंट के अलावा स्टेट असेंबलीज में भी आना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इंप्लीमेंट करती हैं मनरेगा स्कीम को। इसके अलावा कंसल्टेटिव प्रोसेस होनी चाहिए कोई भी रिफॉर्म लाने से पहले, और जो फोरम्स बने हुए हैं स्टेट और सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल्स, इनको भी रिफॉर्म प्रोसेस में शामिल किया जाए। ये राइटर्स का सजेशन है। अब 5वें सजेशन की बात करते हैं। अभी तक देखो जो रिफॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है ना, उनकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि उन रिफॉर्म्स ने कितना चेंज लाया है, क्या उनसे वास्तव में फायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कुछ रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा हिसाब किताब इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज किया जाता है। मनरेगा स्कीम के तहत जो भी खर्चा होता है, फंड ट्रांसफर होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज किया जाता है। जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, जहां पे काम चल रहा है ना, उस काम की फोटो अपलोड की जाती है कि यहां पे काम चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं साइट के, ताकि पहले ऐसी जो करप्शन की खबरें आती थी ना कि कागजों पे काम हो गया, वास्तव में काम नहीं हुआ, उस चीज को एड्रेस करने के लिए कंसेप्ट है जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इससे जो अटेंडेंस वगैरह है वो ऑनलाइन लग जाती है। ये रिफॉर्म्स आए हैं, क्या इनसे वास्तव में फायदा हुआ है? राइटर कहते हैं देखो कुछ फायदे तो हुए हैं लेकिन नुकसान भी काफी हुए हैं। जैसे ये सिस्टम जो है ना, अभी हमने डिस्कस किया ऑनलाइन अटेंडेंस वाला नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अगेंस्ट ना बहुत सारी वुमेन वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उनकी अटेंडेंस नहीं लगती, हमने काम कर दिया लेकिन अटेंडेंस नहीं लगती सिस्टम में खराबी की वजह से, इस वजह से हमारे जो वेजेस हैं अभी तक वो नहीं आए हैं। तो राइटर सजेस्ट करते हैं सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया है ना मनरेगा में रिफॉर्म्स लाने के लिए, उस कमेटी को इन प्रोटेस्टिंग वर्कर्स से भी मिलना चाहिए, ताकि पता लगे पहले जो रिफॉर्म आए हैं उनका क्या नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। देखो अगर पॉजिटिव इंपैक्ट मिला है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन जहां जहां पे कमियां हैं उनको दूर किया जाए। लास्ट में राइटर के द्वारा यह बोला जाता है, देखो आप दिल्ली में बैठ के ऊपर ऊपर से टॉप डाउन रिफॉर्म्स लेके आओगे ना, तो शायद आप सिस्टम को बल्कि और ज्यादा खराब करोगे। रिफॉर्म की अप्रोच ना हमेशा डाउन टू टॉप होनी चाहिए। लोकल लेवल पे जो वर्कर्स सजेस्ट करते हैं उनकी बात सुनी जाए, तब जाके जो प्रोसेस बनेगी, पॉलिसी बनेगी, ज्यादा इंपैक्टफुल होगी। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है मेंटल हेल्थ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हर दिन हम इस प्रकार के न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी यंगर पर्सन ने सुसाइड कर लिया, वो डिप्रेशन में था या फिर अकेलेपन का शिकार था, किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था। इंडिया में सुसाइड रेट जो है वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। 2019 के डेटा के अनुसार हर 1 लाख के पीछे 12.9 लोगों ने सुसाइड कर लिया इंडिया में। और देखो खास करके ये जो एज ग्रुप है ना 15 से लेके 29 के बीच का, इसमें जिन रीजन्स की वजह से डेथ होती है ना, उसमें से सुसाइड सबसे बड़ा रीजन है। और आप ये पाओगे, मतलब डेटा ये कहता है महिलाओं के बीच जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है ना ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू मेन। महामारी ने तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब कर दी। महामारी की वजह से लैंसेट का ये डेटा है जो कि फेमस जर्नल है, 28%
डिप्रेशन के शिकार लोगों में इजाफा हुआ और 26% एंजाइटी के शिकार लोगों में इजाफा हुआ 2020 से लेकर 2021 में। और ये सबसे बड़ा जो इजाफा हुआ है, मतलब यूथ में खास करके एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा बड़ा है एज कंपेरिजन टू अदर पर्सन्स। डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ने के और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के देखो बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आजकल सबसे बड़ा जो रीजन प्रिवेलेंट है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से ना फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम हो गई है कुछ लोगों की। फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है ना, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होती है, स्ट्रेस रिलीज होता है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से तो बल्कि बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। जो लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे लोगों से, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है कंपैरिजन की वजह से। तो सोशल मीडिया एक बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं एक चीज़ ना वाइस वर्सा है, पॉवर्टी से सफ़र कर रहे लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मतलब जो लोग ज़्यादा गरीब हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और वाइस वर्सा भी है। जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो आपको रिलेटिवली ज़्यादा गरीब मिलेंगे। तो ये वाइस वर्सा फेनोमेनन है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का, गरीबी से काफ़ी गहरा नाता है। और ना एक चीज़ देखो, आज भी हमारे देश में ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ये एक स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है इसे। मतलब लोग हंसने लगते हैं कि अच्छा तुम मानसिक रूप से बीमार हो। इस चीज़ को ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। जैसे बहुत बार मजाक उड़ाने के लिए बोल दिया जाता है कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो, अपना इलाज करवाओ, इसको आगरा के पागल खाने में भर्ती करवाओ। ऐसी चीज़ बहुत बार बोली जाती है, आपने सुना भी होगा। तो मतलब मेंटल हेल्थ के साथ ना एक स्टिग्मा अटैच है। जैसे देखो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ पे लोग बहुत ध्यान देते हैं, क्या खाना है, जिम में जाना है नहीं जाना है, सुबह उठ के रनिंग के लिए जाना है। बट जितनी ना फिजिकल हेल्थ जरूरी है, बॉडी की हेल्थ जरूरी है, उतनी ही दिमाग की हेल्थ भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। फिजिकल हेल्थ के लिए हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए हम कुछ भी नहीं करते। जिस प्रकार से बॉडी को एक डाइट की आवश्यकता होती है, दिमाग को भी एक डाइट की आवश्यकता होती है, जैसे मेडिटेशन वगैरह, मन की शांति और बहुत सारे डेली एक्सरसाइज, योगा, अनेकों तरह की चीजें होती हैं दिमाग को शांत करने के लिए भी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। आज के समय में देखो सिर्फ 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो मेंटली बीमार हैं, वो पर्याप्त ट्रीटमेंट हासिल करते हैं। बाकी 70 से 80% लोग मेंटली बीमार होने के बावजूद उन्हें किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो यहां पे ट्रीटमेंट गैप बहुत बड़ा है। आप हॉस्पिटल्स का हिसाब किताब लगाइए, हॉस्पिटल्स में आपको ना मेंटल इलनेस की ओपीडी हर जगह नहीं देखने को मिलेगी, साइकेट्रिस्ट आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में भी कई बार साइकेट्रिस्ट नहीं होते हैं। तो मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है। इसके बाद हमें ना वॉल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच की आवश्यकता है। मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में ना सिर्फ सरकार का योगदान होना जरूरी है बल्कि सोसाइटी का योगदान भी होना जरूरी है। जैसे सबसे पहली चीज, मेंटल हेल्थ के साथ जो स्टिग्मा है ना वो खत्म करना जरूरी है। मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, मतलब बंदा बीमार है, इसमें कुछ भी गलत या सही नहीं होता। बंदा बीमार है, उसको इलाज की आवश्यकता है, उस पर हंसना या फिर इसको गलत मानना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। तो इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल हेल्थ को ना पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का इंटीग्रल पार्ट बना दो। मतलब कि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा होना चाहिए, हम जैसे बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमारा पेट नहीं बढ़ना चाहिए, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से हमारे लाइफस्टाइल में ना डेली रूटीन में हम मेंटल हेल्थ को भी शामिल करें। इस पर भी समय समय पर ध्यान देते रहें कि एक दिन छुट्टी का होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, ताकि मेंटली हम हेल्दी रहें। तो इसको पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट बना दो, इंटीग्रल पार्ट बना दो। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है स्कूल्स में खास करके जो एडोलसेंट बच्चे हैं ना, किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, उनमें अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत देखने को मिलता है। तो उन पर स्पेशल ध्यान दो, वहां पे काउंसलिंग करवाओ, या फिर दूसरे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ऐसे विक्टिम्स, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स, सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, जैसे रोजगार नहीं मिल पाता देश के यूथ को, वो बहुत बार
मेंटली बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। देखो बहुत बार मुझे भी मेल आती हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो कहते हैं कि सर काफ़ी अटैम्प्ट्स के बाद में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए बर्डन काफ़ी ज़्यादा आ गया, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ गया घर वालों का, सोसाइटी का, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, एंजाइटी रहती है। तो मतलब सभी वर्गों में, खास करके देखो स्टूडेंट्स में, सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स में, दूसरे एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स में इस चीज़ को एड्रेस करने की आवश्यकता है। यूथ को भी समझने की आवश्यकता है। देखो जो एक एग्जाम दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, ये लाइफ नहीं है। दिस एग्जाम इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। ये सिर्फ लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। बहुत बड़ी लाइफ है तो एग्जाम सिर्फ इतना है। एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, ना कि इसे लाइफ बनाओ, इसे जीवन मरण का सवाल बनाओ। मतलब अपनी हंसी खुशी सब कुछ इस एग्जाम के साथ मत जोड़ो। खैर, नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए मेंटल हेल्थ केयर और मेंटल ट्रीटमेंट, दूसरी प्रकार की ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए सरकार को ना अच्छा खासा फंड इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, ताकि अभी जो मेंटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है हमारे देश के हॉस्पिटल्स में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कीजिए। और सफिशिएंट मात्रा में प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए, मतलब डॉक्टर्स भी होने चाहिए मेंटल हेल्थ के। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को आप अफोर्डेबल बना दो, ताकि इसे गरीब लोग भी अफोर्ड कर सकें। ऐसा नहीं कि एक बार आप काउंसलिंग करवाने जाओ और 2000 रुपये ले लिए काउंसलिंग के, तो फिर गरीब व्यक्ति जो डेली वेजेस कमाता है वो तो देखो इतना पैसा खर्च ही नहीं कर पाएगा। तो इसे आप एक्सेसिबल बनाओ, अफोर्डेबल बनाओ मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट है, WHO ने जो मेंटल हेल्थ की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है ना, वो भी आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए इंडिया में। और सबसे लास्ट पॉइंट, अभी जो इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना, उनका कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू होना चाहिए। और जो भी फंड्स की आवश्यकता है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार वो फंड्स रिलीज करे। समय समय पे ऑडिटिंग होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, तो ताकि फर्दर जो गैप्स आए, फर्दर जो कमियां आए, उन्हें भी समय समय पे एड्रेस किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मेंटल हेल्थ से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्सेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो डेवलपिंग एरियाज में ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू होता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया जाए या फिर ना लगाया जाए। बेसिक्स की अभी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे देश में एग्रीकल्चर से जो इनकम कमाई जाती है ना किसानों के द्वारा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है, कुछ किसानों की इनकम इवन 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, लेकिन वो कोई टैक्स नहीं पे करते, जबकि दूसरे सेक्टर्स में नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट 5 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। तो क्या फ़ायदे हैं एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने के, क्या नुकसान है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। देखो जो रीजंस बचाए जाते हैं ना एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने के, सबसे पहली चीज़, बड़े किसान जो टैक्स पे नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर से कमाई पर कम से कम उन्हें टैक्स पे करना चाहिए। छोटे और मंझले किसानों को छोड़ देना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगेगा ना, दूसरे नंबर पे ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग, बहुत मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, वो प्रोसेस काफ़ी कम हो जाएगी। आज के समय में बहुत सारे अमीर अमीर लोग ऐसे हैं जिन्होंने जानबूझ के खेती वाली ज़मीन ली हुई है, वो अपनी ब्लैक मनी को इस खेती वाली ज़मीन से व्हाइट मनी करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो उनके पास पैसा होता है वो एग्रीकल्चर से पैसा दिखा देते हैं कि हमने तो खेती से कमाया है, जिस पर फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्वेश्चन नहीं रेज कर सकती, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है इसकी वजह से वो कम की जा सकती है। नेक्स्ट चीज, लैंड के जो वैल्यू है ना, लैंड के जो प्राइस हैं वो भी कम किए जा सकते हैं अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा तो। ये सारे फायदे हैं। और सरकार को देखो रेवेन्यू भी मिलेगा। एग्रीकल्चर के लिए इतनी सारी स्कीम्स सरकार लॉन्च करती है, तो और बेहतर ढंग से स्कीम्स लॉन्च कर सकेगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अगर बड़े किसानों से टैक्स वसूला जाता है ज़्यादा इनकम पर। अब देखो एक एग्जांपल दिया जाता है, जापान, सोवियत यूनियन, चाइना, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया एग्रीकल्चर सेक्टर से, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जापान, चाइना, सोवियत यूनियन ने जो किया वो हम भी कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक्स हैं। देखो हमारे देश के 7th शेड्यूल में ना, आपको पता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइडेड है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में है एग्रीकल्चर में इनकम पर टैक्स लगाने की।
बट देखो स्टेट गवर्नमेंट्स ना आमतौर पे एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाती नहीं है, क्योंकि वोट बैंक का भी इशू है। 50% से ज़्यादा लोग हमारे देश में एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं। अगर एग्रीकल्चर की इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, खास करके बड़े किसानों की इनकम पर, तो काफ़ी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाना आसान नहीं है, आपको भी पता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए हुए हैं, जैसे जो स्टेपल फूड ग्रेन्स हैं, राइस, व्हीट, इनको छोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ दूसरी कॉमर्शियल क्रॉप्स जो हैं जैसे हॉर्टिकल्चर, उनकी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन नाम मात्र का, या फिर नहीं लगाया जाता कई राज्यों में। अब नेक्स्ट चैलेंज देखो ये भी है, छोटे और जो मंझले किसान है ना, उनकी इनकम तो बहुत ही ज्यादा कम है, उन पर तो किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता। एवरेज इनकम पर मंथ है 6,491 रुपए। ये डेटा तो पुराना है, लेकिन अभी भी किसानों की जो इनकम है, एवरेज इनकम बहुत ज्यादा कम है। और 95% जो एसेट हैं वो इन्हीं छोटे और मंझले किसानों के पास में है। मतलब बड़े किसान काफी कम है हमारे देश में। अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा भी दिया गया तो ज्यादा फायदा इससे सरकार को होगा नहीं। दूसरा देखो, अगर सरकार लगाती है इनकम पर टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, किसान बेचारे रिकॉर्ड वगैरह संभाल के नहीं रखते ना, कितना खर्च आया हार्वेस्टिंग में, कितना खर्च आया पैदावार में, बीजों को बोने में। सरकार, ये किसान जो है वो सारा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करके रखते। और दूसरा देखो, एग्रीकल्चर कितना रिस्की पैसा है, कभी बारिश कम आई, कभी ज्यादा हुई। हार्वेस्ट जो है, मतलब पैदावार जो है, बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल रहती है। और टैक्स अगर सरकार ने लगा दिया तो सुसाइड रेट किसानों में और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। जैसा कि देखो पुराने समय में हम मुगलों के काल में या फिर अंग्रेजों के काल में देखते हैं कि बहुत लैंड रेवेन्यू ये वसूल करते थे। किसान कई बार फसल चुका नहीं, कई बार टैक्स चुका नहीं पाते थे। लगान मूवी इस पे बनी है। तो वैसे ही किसानों का शोषण होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में देखो, वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो सरकार ना प्रॉपर डेटा के आधार पर डिसीजन ले सकती है कि अगर बड़े किसानों पे टैक्स लगाया जाता है, छोटे किसानों और मंझले किसानों पे तो भूल ही जाइए, लेकिन बड़े किसानों पे टैक्स लगाया जाता है तो कितना रेवेन्यू मिलेगा, उसके बेस पे सरकार डिसाइड कर सकती है। अगर सरकार अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा तो सरकार इस पे आगे बढ़ सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सहमति बना के। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित। अब देखो एक छोटा सा आर्टिकल है टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्सेशन से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एडम स्मिथ ने यह कहा था अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में, चीनी, रम, टोबैको ये ऐसी चीजें हैं जो लाइफ जीने के लिए जरूरी नहीं है और बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती हैं, तो इन पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब देखो टोबैको कंजम्पशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं ज्यादा टैक्स लगा के। जितना ज्यादा टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगेगा उतना लोग कम कंज्यूम करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है, जीएसटी आने के बाद से अभी तक ना टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स काफी कम बढ़ा है। टोबैको प्रोडक्ट्स के कंजप्शन से ना बहुत सारी बीमारियां होती हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं लोग इलाज करवाने के लिए, तो इतना तो खर्चा हो जाता है। मतलब टोबैको कंजप्शन की वजह से जितना इलाज पे सरकार खर्चा करती है उतना तो टोबैको से रेवेन्यू नहीं मिलता। तो बल्कि टोबैको प्रोडक्ट्स कि कंजम्पशन पे सरकार ज्यादा टैक्स लगाएगी तो दोनों चीज सर्व होंगी। एक तो सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, लोग कम कंज्यूम करेंगे तो हेल्थ पे भी कम खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जीएसटी से पहले वैट लगाती थी विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके पास पावर थी, वो ज्यादा टैक्स लगाती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के पास टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने की जो पावर है खत्म हो गई है। ये भी एक दिक्कत है। और देखो दूसरी चीज ये भी है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे बीड़ी है, सिगरेट पे सरकार टैक्स लगाती है अच्छा खासा, बीड़ी पे उतना टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बीड़ी भी उतनी हार्मफुल है या फिर ज्यादा हार्मफुल है। और एक और चीज, इसमें सिगरेट वगैरह बनाने में जो चीजें इस्तेमाल होती है ना, जैसे टोबैको लीव्स, तेंदू लीव्स, बीटल लीव्स, अरेका नट्स, इन पे जीएसटी भी बहुत कम है, 5% से लेकर 18% के बीच में है। जबकि टोबैको प्रोडक्ट्स बनाने के काम आती हैं ये सारी चीजें, इन पे भी ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। एक दिक्कत ये भी है, देखो बहुत सारे छोटी छोटी फर्म्स जो 40 लाख से कम की प्रोडक्शन करती हैं या फिर ज्यादा प्रोडक्शन कैश में दिखाती हैं, और अब ना एक रूल है कि जीएसटी, मतलब वो फर्म्स जिनका टर्नओवर एक साल में 40 लाख से कम है ना, उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी फर्म्स जो भी प्रोड्यूस करती हैं उनको जीएसटी वगैरह नहीं लगता उनके प्रोडक्ट्स पे, उनके प्रोडक्ट्स तो और भी ज्यादा सस्ते बिकते हैं मार्केट में।
तो टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, सरकार कम कर सकती है या फिर इस एग्जाम्पशन को खत्म कर सकती है। जो भी टोबैको एंटरप्राइजेज हैं, छोटी फर्म्स हैं, उनको जीएसटी नंबर लेना ही होगा। उनके लिए 40 लाख वाली लिमिट जो है वो नहीं है, ऐसा प्रोविजन सरकार कर सकती है। कुल मिला के पॉइंट यही है कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स इंक्रीज होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।